साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है मांग की लॉज, जिसमें हमने पिछली कक्षा में मांग की कीमत लॉज के बारे में पढ़ा था। मांग की कीमत लॉज और मांग की लॉज को मापने की श्रेणियाँ, अर्थात मांग की लॉज की श्रेणियाँ, इनके बारे में अध्ययन किया था। साथियों, मैंने पिछली कक्षा में आपको 3 प्रश्न हल करने के लिए दिए थे, जिसका सॉल्यूशन हम अभी करेंगे। उसके बाद आज का प्रश्न आपको इस क्लास के अंत में बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कल का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत की 10% गिरने से, किसी वस्तु की कीमत 10% गिरने से या कम होने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, तो मांग की लॉज की गणना कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 10% गिरने से, अर्थात किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 हो जाती है, तो मांग की लॉज ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। जैसा कि हमने कल की कक्षा में मांग की कीमत लॉज का सूत्र जानना था। मांग की कीमत लॉज बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन या मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की कीमत लॉज का सूत्र होता है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है 10%, अर्थात कीमत में 10% की कमी होती है तो उसकी मांग की इकाई 10 से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, तो मांग की कीमत लॉज ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें मांग मात्रा की आनुपातिक परिवर्तन तो दिया गया, मांग मात्रा की आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात करना है। पहले कीमत में आनुपातिक परिवर्तन है 10%, इसलिए हम मांग में वृद्धि को ज्ञात करेंगे। मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या फिर मांग में कितने मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन हुआ, इसके लिए हम मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के लिए हम जो सूत्र यूज करते हैं वह है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। यहाँ पर वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन मात्रा की प्रारंभिक मांग, अर्थात मांग की प्रारंभिक मात्रा गुना 100। ठीक है। मांग मात्रा में यहाँ पर परिवर्तन हुआ है 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई, अर्थात यहाँ पर मांग मात्रा में परिवर्तन होगा 14 - 10, अर्थात 14 - 10 अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा 10 इकाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/10 गुना 100। तो यहाँ पर मांग मात्रा में प्रतिशत वृद्धि होगी 40% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन 40% का होगा। मांग में वृद्धि 40 - 10 अपॉन 10 गुना 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/10 गुना 100। इनको सरल करेंगे तो मांग मात्रा में प्रतिशत वृद्धि 40% की वृद्धि होगी और कीमत में यहाँ पर प्रतिशत कमी है 10%, तो इसका सूत्र होगा मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो मांग की कीमत लॉज ज्ञात करने के लिए होगा 40/10, तो यहाँ पर 40 में 10 का भाग देंगे तो मांग की कीमत लॉज 4 आ जाएगी। अतः यहाँ पर जब मांग की कीमत लॉज 4 होगी तो मांग की कीमत लॉज होगी इसमें लोचदार। ठीक है। जब मांग की लॉज
1 से अधिक होती है तो लोचदार मांग होती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2, यह भी आपको कल हल करने के लिए दिया गया था। यह प्रश्न है, जब कीमत 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। यहाँ पर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन 4 - 6/6 अर्थात -2/6। इसलिए अगर इनको सरल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3। मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा -1/3। इस तरह हम कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को निकालेंगे। कीमत है हमारी, परिवर्तन के बाद कीमत 10 है, उससे पहले 7 है, तो 10 - 7/7। और इसको जब सरल करेंगे तो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होगा 3/7। अब हम मांग की कीमत लोच ज्ञात करेंगे। मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच होगी -1/3 अपॉन 7/3/7। और जब इसको सरल करेंगे तो -1/3 गुणा 7/3, तो इसका आंसर आएगा -7/9। और इसको सरल करेंगे तो आंसर होगा -0.77। यह मांग की कीमत लोच होगी। साथियों, कीमत लोच हमेशा या मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। अगर किसी संख्या के साथ लोच के साथ माइनस का निशान लगा हुआ है तो भी सही है, अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो भी हम उसको माइनस का मानेंगे, क्योंकि मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका कारण हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है अर्थात वस्तु की कीमत में कमी होगी तो सामान्य वस्तु के संदर्भ में उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है। अतः वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, जिसके कारण मांग की लोच ऋणात्मक होती है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक्स और वाई वस्तु में किसकी मांग अधिक लोचदार है। दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। एक्स की प्रारंभिक कीमत है 3 और उसकी कीमत में परिवर्तन होकर हो जाता है 4 रुपये। जब एक्स वस्तु की कीमत 3 रुपये थी तो उसकी मांग 120 थी, लेकिन कीमत के बढ़ने पर 4 रुपये होने पर वस्तु की मांग घटकर 95 इकाई हो जाती है। इसी तरह वाई वस्तु की कीमत 12 रुपये होने पर वस्तु की मांग 740 इकाई है, और जब वस्तु की कीमत घटकर 10 रुपये हो जाती है तो इसकी मांग 750 रुपये हो जाती है। तो अब हमें एक्स और वाई वस्तु में से किस वस्तु की मांग अधिक लोचदार है, यह हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हमने कल सूत्र में पढ़ा था, मांग की लोच का सूत्र यह होगा, एक्स वस्तु की मांग की लोच इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, यह सूत्र होगा। अब इस संख्याओं का मान इसमें रखने पर चेंज इन क्वांटिटी एक्स वस्तु के संदर्भ में पहले वस्तु की मांग थी 120, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटकर हो जाती 95, तो 120 माइनस 95, तो यहाँ पर 95, यहाँ पर जो अंतर होगा 25 का होगा। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी 25 अपॉन चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन 1 रुपये का हुआ है। कीमत में परिवर्तन 1 रुपये का हुआ है। पहले कीमत 3 रुपये थी, बाद में बढ़कर हो गई 4 रुपये। उसके बाद प्राइस पहले वाली प्रारंभिक कीमत 3 रुपये और
पहले वाली मांग मात्रा 120 इकाई। इनको जब सरल करेंगे तो सरल करने पर इनका मान आ जाएगा -5/8। इसको हम सरल करते हैं 25/1 -25/1 गुणा 3/120। इसको सरल करेंगे 3 एकम 3, 40 तिया 120। अब ये इसको 5 से काटेंगे, 5 गुना 5 25 और 8 पंजो 40। तो ऊपर आ जाएगा -5/8। तो x वस्तु की मांग की लोच -5/8 और सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -0.625। इसी तरह हम y वस्तु की मांग की लोच ज्ञात करेंगे। y वस्तु की मांग की लोच सूत्र वही होगा पहले वाला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P/Q। चेंज इन क्वांटिटी, पहले वस्तु की मात्रा 240 थी, लेकिन वस्तु की कीमत में कमी होने पर 250 हो जाता है। तो 250 माइनस 240, तो चेंज इन क्वांटिटी आएगा 10 इकाई के बराबर। चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस 12 रुपये थी, बाद में कीमत घटकर 10 रुपये हो जाती है, तो चेंज इन प्राइस 2 इकाई आएगा। P/Q, पहले कीमत 12 थी और Q पहले जो मात्रा थी यहाँ पर 250 नहीं 750 है, यहाँ 740 है, तो पहले की मात्रा 740 होगी। अब इन सभी मात्राओं को सूत्र में रखने पर होगा 10/-2 गुणा 12/740। जब हम इनको सरल करेंगे तो सरल करने पर आंसर आएगा -3/37। जब 3 में 37 का भाग देंगे तो आंसर होगा हमारा y वस्तु की मांग की लोच -0.08 और x वस्तु की मांग की लोच -0.0625। तो यहाँ पर x वस्तु की मांग की लोच y वस्तु की मांग की लोच की तुलना में अधिक होगी। तो आशा करता हूँ इस तरह से आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार आप इनको दोबारा से देख सकते हैं। कल हमने मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ, पूर्णतया लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच 5 श्रेणियाँ होती हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ, इनको हम 3 भागों में बांटा गया है। 3 विधियाँ हैं। आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि भी कह सकते हैं हम उसको। सेकंड है ज्यामिति विधि या बिंदु विधि और तीसरी विधि है मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि। इस तरह से मांग की कीमत लोच को हम 3 विधियों से माप सकते हैं। अब हम इनका विश्लेषण करेंगे। पहली है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इस विधि में मांग की कीमत लोच मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। अर्थात वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन एवं वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा प्रतिशत विधि के माध्यम से मांग की कीमत लोच ज्ञात की जा सकती है। अर्थात कल हमने जो सूत्र पढ़ा था वही यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच बराबर चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q भाग में चेंज इन प्राइस अपॉन P। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का जो चेंज इन प्राइस है ऊपर का चेंज इन प्राइस अपॉन में चला जाएगा और नीचे का प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा चेंज इन प्राइस अपॉन Q, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। और जब इसको सरल करेंगे तो यह हो जाएगा
चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। तो यह मांग की लोच का सूत्र होगा, कीमत लोच का सूत्र। अब हम इस सूत्र के माध्यम से एक एग्जाम्पल हल करेंगे। माना अनार की कीमत 100 रुपये है, तो अनार की उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है। जब कीमत 100 रुपये है तो एक उपभोक्ता अनार की मात्रा होती है 250 ग्राम की। लेकिन अनार की कीमत घटकर 50 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। तो प्रतिशत विधि के द्वारा कीमत लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि जब कीमत 100 रुपये है तो मांग मात्रा 250 ग्राम है। कीमत घटकर 50 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। तो प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P है, यानी प्रारंभिक कीमत 100 रुपये और बाद वाली कीमत या परिवर्तित कीमत है 50 रुपये। प्रारंभिक मात्रा 250 ग्राम, कीमत में परिवर्तन के बाद की मात्रा 750 ग्राम। तो की मांग मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी होगी 750 माइनस 250, तो यह हो जाएगी 500 ग्राम। इसी तरह चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन होगा 100 माइनस 50, तो कीमत में परिवर्तन 50 के बराबर होगा। इस तरह हम इस मात्रा को सूत्र में रखेंगे। हमारा जो मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। तो चेंज इन प्राइस है, चेंज इन क्वांटिटी 500 अपॉन चेंज इन प्राइस 50 मल्टीप्लाई बाई प्रारंभिक कीमत 100 अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा 250। तो इसको हम सरल करेंगे तो 250 एक बार, 250 दूनी 500 दो बार कट जाएगा, 50 एक और 50 दूनी 100, तो 2 गुना 2 4। तो मांग की कीमत लोच 4 के बराबर होगी। अतः मांग की कीमत लोच जब 4 है, अर्थात मांग की कीमत लोच 1 से अधिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, अर्थात 1 से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग की कीमत लोचदार होगी, अर्थात इकाई से अधिक है तो मांग की लोच लोचदार होगी। इसी तरह से कीमत लोच को मापने की दूसरी विधि है ज्यामिति विधि या बिंदु विधि। इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति विधि या बिंदु विधि के लिए जो सूत्र काम आता है वह है मांग वक्र के नीचे का भाग अपॉन मांग वक्र का ऊपरी भाग, अर्थात ऊपर का भाग तो नीचे आएगा और नीचे का भाग ऊपर आएगा मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु विधि से। यहाँ पर एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा को दर्शाया गया है, वाई अक्ष पर मांग की कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर यह मांग वक्र है जो एक सरल रेखा के रूप में है। इसमें 5 पॉइंट अलग अलग बनाए गए हैं। ए पॉइंट के ऊपर मांग की कीमत लोच अनंत के बराबर होगी। यह क्यों होगी? अभी हमने इसका सूत्र पढ़ा था। मांग की कीमत लोच बिंदु विधि से या ज्यामिति विधि से इसका जो सूत्र होता है, मांग की कीमत लोच बराबर होती है ऊपर आएगा नीचे का हिस्सा अपॉन ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पर ए बिंदु पर अनंत होगी क्योंकि यहाँ पर नीचे का हिस्सा ज़्यादा है और ऊपर का हिस्सा शून्य है। जब किसी वस्तु में जब किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो उसका मान अनंत के बराबर होता है।
अतः ए बिंदु पर अनंत होगा। इसी तरह एन बिंदु पर मांग की लोच 1 से अधिक होगा, क्योंकि इससे नीचे का भाग, एन बिंदु से नीचे का भाग अधिक है और ऊपर का भाग कम है। अतः जब हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान 1 से अधिक आता है। अतः एन बिंदु पर कीमत लोच 1 से अधिक होगी, अर्थात लोचदार होगी। इसी तरह पी बिंदु के ऊपर हम कीमत लोच निकालेंगे, जहाँ पर कीमत लोच 1 के बराबर होगी, अर्थात इकाई के बराबर, क्योंकि पी बिंदु के नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों इससे बराबर हैं। अर्थात जब भी किसी दो संख्याओं का आपस में भाग दिया जाता है, अर्थात समान संख्या का उसी संख्या में भाग दिया जाता है, तो उसका मान 1 के बराबर होता है। अतः पी बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होगी। एम बिंदु पर मांग की लोच 1 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर एम बिंदु से नीचे का भाग कम है और ऊपर का भाग अधिक है। अतः जब नीचे का भाग कम है, ऊपर का भाग अधिक है, अर्थात जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान 1 से कम आएगा। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच 1 से कम होगी, अर्थात बेलोचदार होगी। इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर मांग की कीमत लोच 0 होगी, क्योंकि बी का भाग, नीचे का भाग 0 है और ऊपर का भाग अधिक है। जब किसी शून्य में किसी बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। अतः बी बिंदु पर इसकी लोच 0 होगी, अर्थात पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। इसी तरह से मांग की कीमत लोच को मापने की तीसरी विधि है कुल व्यय विधि। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। कुल व्यय विधि में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु पर कुल खर्च में होने वाला परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। मार्शल ने मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार बताए हैं: लोचदार मांग, इकाई मांग की लोच और बेलोचदार मांग। 3 प्रकार बताए हैं मार्शल ने मांग की कीमत लोच कुल विधि के आधार पर। इसका पहला प्रकार है लोचदार मांग, अर्थात मांग की लोच 1 से अधिक। इसमें कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ता है एवं कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटता है। ऐसी विधि में जब मांग की लोच अधिक होगी तो कीमत में कमी होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय बढ़ता है और कीमत में वृद्धि होने पर व्यय घटता है। अर्थात कीमत में वृद्धि होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय कम होगा। इसी तरह कीमत में कमी होने पर टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय बढ़ेगा। इस तरह से इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। यह स्थिति लोचदार मांग की होती है, अर्थात जहाँ पर कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध पाया जाएगा वहाँ पर कुल व्यय विधि की लोचदार मांग होगी, अर्थात मांग की लोच 1 से अधिक होगी। इस स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे और उसका फिर ग्राफ पर विवेचन करेंगे। यहाँ पर एक वस्तु है जिसकी कीमत 1 रुपये होने पर उसकी मांग मात्रा 5 इकाई है और उसका कुल खर्च होगा 5 के बराबर, अर्थात P इंटू क्यू डी। तो 1 गुना 5 तो 5 हो जाएगा। जब कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा 5 से घटकर 2 इकाई हो जाती है और कुल व्यय 4 हो जाता है। तो यहाँ पर एक सीधा संबंध देखने को मिला है, कीमत में वृद्धि होनी लेकिन वस्तु के टोटल एक्सपेंडिचर में कमी देखने को मिली है। कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई, लेकिन खर्चा जो है कुल व्यय 5 रुपये से घटकर 4 रुपये हो गया। इस तरह से इनमें विपरीत संबंध है। मांग की लोच यहाँ पर 1 से अधिक है। अब इसका हम
ग्राफ के ऊपर विवेचन करेंगे। यहाँ पर इसको एक कर्व वक्र के आधार पर दर्शाया गया है। इस वक्र में मांग की लोच 1 से अधिक है। यहाँ पर x अक्ष पर मांग की मात्रा को दर्शाया गया है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत को। जब वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो वस्तु की मांग मात्रा है 4 इकाई, लेकिन वस्तु की कीमत घटकर हो जाती है 1 रुपये, अर्थात P से P1 हो जाती है, तो वस्तु की मांग मात्रा Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। यहाँ पर हम 2 रुपये मानते हैं और यहाँ 1 रुपये, लेकिन यहाँ इकाई है 4 मांग मात्रा, यहाँ है 5 मांग मात्रा। ठीक है, तो जब 2 रुपये वस्तु की कीमत है तो मांग मात्रा है 4 इकाई और वस्तु की कीमत घटकर 1 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा हो जाती है 5 इकाई। इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर पहले होता है 8 के बराबर और बाद में होता है 10 के बराबर। अर्थात जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है, कुल व्यय में वृद्धि होती है, विपरीत संबंध है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक देखी जाती है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल और दूसरा जो आयत है इसका क्षेत्रफल, अर्थात जब पहले वस्तु की कीमत P है तो मांग मात्रा Q, लेकिन जब इसकी कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर Q1 हो जाती है। तो पहले वाले वृत्त आयत के क्षेत्रफल से बाद वाले आयत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच 1 से अधिक होगी। अर्थात जब कीमत में कमी होती है तो उस कमी के कारण मांग की वस्तु के ऊपर किया गया व्यय टोटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है, तो विपरीत संबंध होता है और ऐसी स्थिति में कीमत लोच 1 से अधिक होती है, अर्थात लोचदार होती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच का दूसरा प्रकार है इकाई या एकिक मांग की लोच, जहां पर मांग की लोच 1 के बराबर होती है। यदि कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है, अर्थात जब कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, तो यह स्थिति इकाई लोचदार मांग की होती है। इसमें कीमत में परिवर्तन से कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो मांग मात्रा 2 के बराबर, तो कुल खर्च होगा 2, लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़कर 2 इकाई हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर 1 इकाई हो जाती है और कुल व्यय 2, अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो कम या ज़्यादा होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु की कीमत कम हो या अधिक हो, कीमत में कमी होने पर या अधिक होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की इकाई लोच देखने को मिलती है, अर्थात जिसको हम एकिक मांग लोच भी कहते हैं। इसका हम ग्राफी विवेचन देखेंगे तो जहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है उसका कर्व आयताकार अतिपरवलय होता है। यहाँ पर वस्तु की कीमत P से घटकर P1 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत P से घटकर P1 हो जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा उसी अनुपात में Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। तो यहाँ पर जो पहले जितना कुल व्यय हो रहा था उतना ही व्यय कीमत में कम होने पर हुआ, अर्थात कीमत में कमी या वृद्धि के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच 1 के बराबर होती है। अब हम मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच की तीसरी विधि या तीसरा प्रकार
बेलोचदार मांग पढ़ेंगे। बेलोचदार मांग, जब मांग की लोच एक से कम हो तो ऐसी स्थिति को बेलोचदार मांग कहेंगे। इसमें कीमत घटने पर कुल व्यय घटता है और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है, अर्थात इनमें सीधा संबंध, कीमत में परिवर्तन एवं कुल व्यय में परिवर्तन में सीधा संबंध होता है। यह स्थिति बेलोचदार मांग की होती है, अर्थात जब कीमत घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इसी तरह जब कीमत में वृद्धि होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि होगी, अर्थात इनमें कीमत और कुल व्यय में सीधा संबंध पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार मांग होगी, अर्थात इकाई से कम होगी। इस स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम। कीमत 1 रुपये है तो मांग की मात्रा 10, तो कुल व्यय होगा 10। इसी तरह कीमत बढ़कर 2 हो जाती है तो मांग की मात्रा में कमी हो जाती है 9 और कुल व्यय बढ़कर हो जाता है 18, अर्थात कीमत में वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप टोटल एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि होती है। कीमत में और कुल व्यय में सीधा संबंध है, अर्थात कीमत की मांग लोच में बेलोचदार मांग होगी, इकाई से कम होगी। इसको हम रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष के ऊपर मांग की मात्रा है, वाई अक्ष के ऊपर कीमत है। जब कीमत में परिवर्तन यह होता है, इतना होता है, तो कुल व्यय अधिक, कीमत में कमी हुई तो कुल व्यय में भी कमी होती है। कीमत में वृद्धि होगी तो कुल व्यय में भी वृद्धि होगी। इनका संबंध, कीमत में कमी तो कुल व्यय में कमी, कीमत में वृद्धि तो कुल व्यय में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर मान लीजिए कीमत है 2 और यहाँ कीमत है 1 के बराबर। जब कीमत 2 रुपये है तो वस्तु की मांग मात्रा है 9 इकाई, लेकिन कीमत 1 रुपये है तो वस्तु की मांग मात्रा है 10 इकाई। जब कीमत 1 रुपये है तो एक उपभोक्ता 10 इकाई मांग करता है और जिसके कारण 1 गुना 10 टोटल एक्सपेंडिचर होता है 10 के बराबर। लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जब वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा होती है 9 इकाई के बराबर और ऐसी स्थिति में टोटल एक्सपेंडिचर होगा 18 के बराबर। अतः जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, कुल व्यय भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार होती है, अर्थात मांग की लोच 1 से कम होती है। इस तरह से हमने मार्शल की कुल व्यय को मापने की 3 विधियां, लोचदार मांग, इकाई लोच मांग और बेलोचदार मांग पढ़ी। इनको हम एक सारणी के माध्यम से तीनों का अंतर करेंगे, अंतर को समझेंगे। अब हम इन तीनों में अंतर को देखेंगे। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है उसके परिणाम स्वरूप कुल खर्च में वृद्धि होती है, अर्थात कीमत में वृद्धि और कुल खर्च में कमी, अर्थात जब कीमत और कुल खर्च में विपरीत संबंध पाया जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, अर्थात लोचदार मांग होती है। इसी तरह जब कीमत में कमी और कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय, कुल खर्च अपरिवर्तित होता है, अर्थात कीमत में कमी या कीमत में वृद्धि से कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इसी तरह जब कीमत में कमी होने पर कुल खर्च में कमी होती है, कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है, अर्थात बेलोचदार होती है। इस विधि की सबसे बड़ी सीमा या कमी यह है कि इसमें यह तो पता लगा सकते हैं मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है, इकाई है, इकाई से कम है, किंतु लोच का सही मापन संभव नहीं होता। यह कीमत
विधि यह मांग की कीमत लोच को मापने की विधि की मुख्य कमी है या सीमा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच के माध्यम से हम वस्तु की मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें लोच इकाई से ज़्यादा है, इकाई के बराबर है या इकाई से कम है, किंतु उस लोच का सही मापन संभव नहीं होता है। यह मांग की कीमत लोच की कमी है। तो साथियों, इस तरह से आज हमने मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में पढ़ा। कल हम मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक या घटक के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आज का हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न है, मांग की लोच की श्रेणियों में जब मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र की आकृति कैसी होगी। तो आज का प्रश्न दोबारा से सुन लीजिएगा। जब मांग की लोच पूर्णतः लोचदार है तो उस स्थिति में मांग वक्र की आकृति कैसी होगी। इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है। धन्यवाद।